गुड मॉर्निंग एवरीवन। करंट अफेयर्स की एमसीक्यू की सीरीज में जिसमें हम द हिंदू और पीआईबी को कवर करते हैं, उसमें 10th ऑफ जून के करंट अफेयर्स में हम एमसीक्यू के थ्रू कवर करेंगे। दिस इज ब्रीफ इंट्रोडक्शन अबाउट मी। माय नेम इज प्रिंस लूथरा, ऑल इंडिया रैंक 577 फ्रॉम यूपीएससी सीएसई 2014 बैच। आपके जो भी डाउट्स होते हैं आप प्रिंस_लूथरा के ऊपर मुझे टेलीग्राम करके पूछ सकते हैं। आज के जो 10 टॉपिक्स हैं उसको जल्दी से देख लेते हैं। यहाँ पर जो आज हम डिस्कस करने वाले हैं, तो ग्लोबल इकोनॉमिक प्रोस्पेक्ट के बारे में जानेंगे, जीआई गुड्स के में यहाँ पे डिस्कशन करने वाले हैं, और इसके बाद ऑपरेशन पेंजिया क्या है इसके बारे में जानेंगे। इंटरनेट टेलीफोनी के ऊपर भी एक क्वेश्चन है। तलवार क्लास सबमरीन्स जो हैं उनको लेकर एक क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। कल हमने इकोसोक को डिस्कस किया था अपने द हिंदू एनालिसिस के अंदर, एक क्वेश्चन यहाँ से बनाया है। सोलर इक्लिप्स के बारे में जानेंगे। मैप बेस्ड क्वेश्चन भी आपका एक रहने वाला है। ऑटोनोमस डिस्ट्रिक्ट्स को लेकर हम ONORC क्या है इसके बारे में जानेंगे। चलिए, आपकी जो 100 डेज 200 डेज की सीरीज है या फिर मिशन यूपीएससी 2022 है, इसको आप एनरोल करा सकते हैं। और अगर आप अगले आने वाले साल के लिए करंट अफेयर्स को कवर कर रहे हैं, द हिंदू और पीआईबी के करंट अफेयर्स को आप कवर कर सकते हैं ऑन दिस पर्टिकुलर कोर्स। इसमें एक साल के करंट अफेयर्स आपको कवर कराए जाते हैं। चलिए, यहाँ पर जल्दी से मोस्ट इंपॉर्टेंट स्लाइड पे आते हैं अपनी, जो कि है सेटिंग द टारगेट। नाउ जल्दी से अपने टारगेट को सेट करें। कितना आप स्कोर यहाँ पर करने वाले हैं, आउट ऑफ 10 कितना यहाँ पर स्कोर करेंगे। अपर ब्रैकेट टॉपर कैटेगरी की ब्रैकेट होती है, देन 6 से 7 एमसीक्यूज, जो कि हमारी कट ऑफ भी है, क्योंकि कट ऑफ इसके अंदर 6 रखी गई है। 6 से 8 से ज्यादा आप स्कोर करते हैं, देन यू विल बी इन द सेफ जोन। ये सीरियस एस्पिरेंट की कैटेगरी है, और नीचे अगर आपका स्कोर आता है तो कोई बात नहीं, आप धीरे धीरे उसे इंप्रूव कर सकते हैं। दैट्स व्हाई वी आर प्रैक्टिसिंग द एमसीक्यूज ऑन डेली बेसिस, ताकि इसके अंदर जो इंप्रूवमेंट है वो ग्लोबल इकोनॉमिक प्रोस्पेक्ट रिपोर्ट पब्लिश्ड बाय। नाउ किसके द्वारा ग्लोबल इकोनॉमिक प्रोस्पेक्ट रिपोर्ट जो पब्लिश किया जाता है? वर्ल्ड बैंक के द्वारा, वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम के द्वारा, यूएनसीटी एडीए के द्वारा, या फिर डब्ल्यूटीओ के द्वारा। अभी यहां पर जो है इस रिपोर्ट को लेकर आया गया, जिसमें इंडिया को बताया गया कि इंडिया जो है वो ग्रोथ करेगा 8.3% और इससे ज्यादा भी कर सकता है। तो यहां पर आपको बताना था कि कितना यहां पे हम करने वाले हैं, किसके द्वारा ये रिपोर्ट लाई गई है। और अगर हिंदू एनालिसिस सही तरीके से देख रहे हैं तो कल ही मैंने आपको बताया था कि वर्ल्ड बैंक ने हमारे एस्टिमेट्स को चेंज किया है। पहले कहा गया था कि इंडिया की जो ग्रोथ है वो 5.3-5.4% तक होनी थी, इसे इंक्रीज करके 8.3% जो वो किया गया है। इसके अंदर काफी सारे फैक्टर्स, कोविड और उसकी सेकंड वेव को भी अकाउंट फॉर किया गया था। और इसके साथ साथ ये बताया गया कि जो गवर्नमेंट है वो काफी अच्छे से पैसे को खर्च कर रही है इंफ्रास्ट्रक्चर के ऊपर और साथ ही साथ हेल्थ सेक्टर के अंदर। तो यहाँ पर जो ग्रोथ है उसको रिवाइज करके 8.3% किया गया। और ये जो ग्लोबल इकोनॉमिक प्रोस्पेक्ट रिपोर्ट है किसके द्वारा लाई जाती है? सो आंसर विल बी ए। किसके द्वारा? वर्ल्ड बैंक के द्वारा इसे लेकर आया जाता है। चलते हैं सेकंड क्वेश्चन के ऊपर। सेकंड क्वेश्चन हमारा बात करता है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टैंड्स करेक्टली मैच्ड। यहां पर दो आपके सामने दिए हैं। पहला है जारदुलू, इसके सामने लिखा है वेस्ट बंगाल। दूसरा है लक्ष्मण भोग, जिसके सामने दिया है बिहार। आपको दोनों को मैच करना है, फिर मैं आपको बताऊंगा। पीआईबी से ये क्वेश्चन बनाया गया कि यहां पर ये दोनों न्यूज में क्यों थे। सोचिए और बताइए। टाइम इज स्टार्टेड ऑलरेडी। चलिए देखिए, 16 वेराइटीज ऑफ मैंगोज इंक्लूडिंग 3 जीआई सर्टिफाइड वेराइटीज जो है उसको एक्सपोर्ट किया जा रहा है। कहां पर? बहरीन। अभी आप देखेंगे पिछले कुछ दिनों से, चाहे वो सपोता को महाराष्ट्र से यूके में एक्सपोर्ट किया हो, या फिर शाही लीची को बिहार से, बिहार के मुजफ्फरपुर से हमने एक्सपोर्ट किया यूके के अंदर। अब बहरीन को भी हम 16 किस्में जो हमारी मैंगो की है, आम की है, उसको यहां पर एक्सपोर्ट कर रहे हैं, जिसके अंदर 3 जीआई टैग वाली भी है। इन अ मेजर बूस्ट टू मैंगो एक्सपोर्ट्स पोटेंशियल फ्रॉम ईस्टर्न रीजन, 16 वेराइटीज जो है वो यहाँ पे एक्सपोर्ट करी जाएंगी, जिसमें 3 आपकी जीआई सर्टिफाइड भी। अब जीआई सर्टिफाइड देख लेते हैं। तो आपकी एक है जिसका नाम है खिरसापति, और दूसरी आपकी है लक्ष्मण भोग। लक्ष्मण भोग, ये दोनों टाइप वेराइटीज जो है मैंगो की, ये कहां से जीआई टैग मिला हुआ है, और ये दोनों वेस्ट बंगाल से। ठीक है, इसके अलावा एक और टाइप है जिसका नाम है जरदालू। ये कहां से? ये बिहार से है। ये भी मैंगो की एक किस्म है। ठीक है, चलिए आते हैं अपने क्वेश्चन के ऊपर वापस। यहाँ पे जरदालू कहां से? जरदालू इज फ्रॉम बिहार। लक्ष्मण भोग कहां से? लक्ष्मण भोग आपका वेस्ट बंगाल से। इवन आपका जो खिरसापति है वो भी कहां से? वेस्ट बंगाल से। तो ध्यान रखिएगा, यहां पर दोनों ही जो है बिल्कुल अपोजिट दिए हुए थे, दोनों ही मैच नहीं करते, तो आंसर क्या हो जाएगा? नन ऑफ द अबव। ध्यान रखिएगा, जीआई टैग को लेकर क्वेश्चन पूछा जा सकता है, बिकॉज अभी यही वेराइटीज को हम क्या कर रहे हैं? ये बहरीन में एक्सपोर्ट कर रहे हैं। थर्ड क्वेश्चन पे चलते हैं, जो कि ऑपरेशन पेंजिया 14 के बारे में है। पूछा गया, इसे रिसेंटली न्यूज में देखा गया था, ये क्या है? क्या ये कोई होस्टेज इवैक्यूएशन प्रोग्राम है? इलीगल मेडिकल ट्रेड को क्रैकडाउन करने के लिए कोई यहाँ पर मिशन है? ह्यूमन ट्रैफिकिंग को लेकर कुछ है, या फिर ऑल ऑफ द अबव? सोचिए, टाइम इज ऑलरेडी स्टार्टेड। द हिंदू के अंदर न्यूज दे रखी थी जिसके अंदर 1 लाख वेब लिंक्स जो इनको रिमूव किया गया है,
और इन वेब लिंक्स को रिमूव करने का जो रीजन था वो यही है कि इसके अंतर्गत क्या किया जा रहा था, इन लिंक्स के थ्रू जो इलीगल मेडिकल ट्रेड है वो चलाया जा रहा था, और उनको यहां पर कर्टेल करने के लिए ये मिशन जो है चलाया गया। आंसर आपका हो जाएगा बी, ओवर 1 लाख वेब लिंक्स रिमूव्ड इन ग्लोबल क्रैकडाउन ऑन इलीगल मेडिकल ट्रेड के ऊपर से। कोड नेम इसको दिया गया ऑपरेशन पेंजिया। एक्सरसाइज जो है वो इंटरपोल के साथ कोऑर्डिनेट करके चलाई गई थी, और इसके अंतर्गत जो 1 लाख से भी ज्यादा लिंक्स है उनको यहाँ पे डीएक्टिवेट किया गया। पहले भी ऑपरेशन पेंजिया चलाया गया था सन 2008 के अंदर, आज से 13 साल पहले, और वहां पर भी 277 लोगों को जो सस्पेक्टेड थे इसके अंदर उनको यहाँ पर अरेस्ट भी किया था, और जो प्रॉपर्टी बेसिकली जो मेडिसिन यहाँ पे इलीगली ट्रेड करी जा रही थी उसको सीजर भी किया था। ठीक है, चलिए, तो अभी भी ऑपरेशन 14 जो है, क्योंकि हर साल प्रोबेबली ये चलाया जाता है, दैट्स वाई ये नंबर जो है इसके साथ अटैच कर दिया जाता है, क्योंकि सबसे पहले 2008 में चलाया गया था और अब ये 2021 में चलाया गया। चलते हैं यहां से आगे बढ़ते हुए ऑपरेशन पेंजिया से नेक्स्ट क्वेश्चन को डिस्कस कर लेते हैं, विच इज द टर्म इंटरनेट टेलीफोनी, ब्रॉडबैंड टेलीफोनी इज सिनोनिमस विद, क्या ये वीओआईपी के साथ इसको यूज किया जाता है या फिर उसी की तरीके से यूज किया जाता है, वोल्टी, 5G या PSTN? हिंदू के अंदर साइंस एंड टेक्नोलॉजी सेक्शन से एक क्वेश्चन बनाया गया है, क्योंकि यहाँ पर जो कुछ व्हाट्सएप को लेकर, व्हाट्सएप की जो कॉलिंग है उसको लेकर यहाँ पर न्यूज थी, तो आपको बताना है कि जो इंटरनेट टेलीफोनी है, ब्रॉडबैंड टेलीफोनी है, ये किस किस, इसको और क्या कहा जाता है, इसका सिनोनिम क्या है? तो सिनोनिम जो होता है या सिनोनिमस जो होता है वो उसी चीज का दूसरा नाम होता है। तो क्या इसे वीओआईपी कहते हैं, वोल्टी कहते हैं, 5G कहते हैं, PSTN कहते हैं? बताइए। चलिए, तो द हिंदू के अंदर जो आपका साइंस एंड टेक्नोलॉजी की न्यूज थी उसमें ये ध्यान रखिएगा, एक काई ऑपरेटिंग सिस्टम जो आ रहा है उसमें क्या होगा, जिस भी फोन के अंदर काई ऑपरेटिंग सिस्टम KAI जो है वो डाला जाएगा, वहां पर व्हाट्सएप वीओआईपी दैट इज वॉइस ओवर इंटरनेट प्रोटोकॉल, इसकी फुल फॉर्म क्या है, वॉइस ओवर इंटरनेट प्रोटोकॉल, ये फंक्शन जो है ये भी यहां पर रखा जाएगा। द यूजर ऑफ पर्टिकुलर दिस फोन, जो ये पर्टिकुलर फोन के अंदर फीचर रहेगा जिसको कि काय ऑपरेटिंग सिस्टम पावर करेगा, जैसे कि जियो फोन है, नोकिया है, उसके अंदर ये फीचर रखा जाएगा। दे विल बी एबल टू मेक द वॉइस कॉल्स ओवर द इंटरनेट ऑन व्हाट्सएप, व्हाट्सएप को यूज करते हुए इंटरनेट के ऊपर वो कॉल कर पाएंगे। उनको जो एक ट्रेडिशनल मेथड होता है, ट्रेडिशनल मेथड कौन सा होता है, PSTN का जो मेथड होता है। PSTN क्या है? PSTN स्टैंड्स फॉर पब्लिक स्विच्ड टेलीफोन नेटवर्क। क्या है ये? पब्लिक स्विच्ड टेलीफोन नेटवर्क। इसका इस्तेमाल नहीं करना पड़ेगा, जैसे पोर्ट्स भी कहा जाता है, प्लेन ओल्ड टेलीफोन सर्विस, तो इसका इस्तेमाल इनको नहीं करना पड़ेगा। बेसिकली जैसे हम क्या करते हैं, व्हाट्सएप हो गया, टेलीग्राम हो गया, उसके अंदर भी कॉल करने की एक फैसिलिटी रहती है, तो उसको इस्तेमाल करते हुए यहाँ पर कॉल किसी भी व्यक्ति को कर पाएंगे। और यहाँ पर कहा जा रहा है कि जो आपके पुराने जो फोन होते थे, जैसे कि यहाँ पे नोकिया का जो ओल्ड वर्जन होता था, या फिर जो नए जियो फोन लेकर आ रहे हैं, नोकिया के नए फोन आ रहे हैं, जहां पर भी काई ऑपरेटिंग सिस्टम रहने वाला है, वहां पर ये फैसिलिटी जो है प्रोवाइड करी जाएगी। तो ध्यान रखिएगा, क्वेश्चन जो होगा आपसे स्टैटिक टेक्नोलॉजी को लेकर पूछा जा सकता है कि इंटरनेट टेलीफोन या ब्रॉडबैंड टेलीफोनी को क्या कहा जाता है, तो VOIP कहा जाता है, वॉइस ओवर इंटरनेट प्रोटोकॉल। चलिए, तो आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पर? ए विल बी द करेक्ट आंसर। चलते हैं यहां से आगे बढ़ते हुए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं, विच इज क्वेश्चन नंबर 5। और यहाँ पे जो हमारा ट्रेडिशनल फोन सिस्टम है और वॉइस ओवर इंटरनेट प्रोटोकॉल है, इसके बीच का डिफरेंस भी दिया है। ब्रीफली दोनों का डिफरेंस देख लीजिए। जो आपका बेसिकली स्विच नेटवर्क जो होता है, उसके तरीके से जब आप फोन करते हैं, अपनी सर्विस को यूज करते हैं, फॉर एग्जांपल अगर आपके पास आप जियो की सर्विस यूज कर रहे हैं तो उससे कॉल करते हैं, एयरटेल की यूज कर रहे हैं तो उससे फोन करते हैं, तो वो आपका फिक्स लैंडलाइन से भी हो सकता है या सेलुलर फोन भी हो सकता है। वॉइस ओवर के ऊपर आप इंटरनेट कनेक्शन को यूज करके कॉल करते हैं। PSTN जो है कंसिस्टेंटली रिलायबल माना जाता है, लेकिन VOIP जो है उसके लिए इंटरनेट की अवेलेबिलिटी पे डिपेंड करता है कि क्या कॉल किया जा सकता है या नहीं। PSTN की बात करें तो टिपिकली पॉसिबल है, अगर यहाँ पे किसी भी जगह से फोन किया गया, कॉलर के बारे में पता लगाना, उसकी लोकेशन के बारे में पता लगाना, लेकिन VOIP इंटरनेट के ऊपर वो चीजें फेक करी जा सकती है, कुछ यहाँ पर कोडिंग को यूज करते हुए, कुछ सॉफ्टवेयर को यूज करते हुए वो चेंज किया जा सकता है। PSTN की बात करें तो सिक्योर एंड मॉनिटर्ड कम्युनिकेशन नेटवर्क इसके अंदर होता है, लेकिन VOIP के अंदर इंटरनेट सिक्योरिटी रिस्क इसके अंदर रहते हैं, हैकिंग करी जा सकती है, ईवस्ट्रॉपिंग इसके अंदर करी जा सकती है। PSTN के अंदर इमरजेंसी कॉल ऑलवेज अवेलेबल रहती है सर्विस, लेकिन VOIP के अंदर इट ऑल डिपेंड्स। ठीक है, तो हर VOIP के पास ये सर्विस अवेलेबल नहीं होती है। चलते हैं यहां से आगे बढ़ते हुए नेक्स्ट क्वेश्चन को देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 कहता है दिस इज अ तलवार क्लास फ्रिगेट, ओरिजिनली इसे रशिया में बनाया गया था और फिर इंडिया ने इसे इंपोर्ट किया। द फ्रिगेट यूज ब्रह्मोस मिसाइल को यूज करता है विच मेक्स इट डिस्टिंक्ट फ्रॉम अदर फ्रिगेट्स ऑफ इट्स क्लास। ये किस तरीके का वेसल है, इसका नाम आपसे पूछा गया है। क्या ये INS तरकश की बात करी जा रही है, INS तबर की बात करी गई है, INS तलवार की बात करी गई है, या फिर किसी और ही यहाँ पर फ्रिगेट की बात करी जा रही है। रिसेंटली PIB के अंदर एक आर्टिकल था जिसमें बताया गया कि ये जो पर्टिकुलर फ्रिगेट है इसका इस्तेमाल मेडिकल ऑक्सीजन कंसाइनमेंट को लाने के लिए किया गया है इंडिया के अंदर। और इंडियन नेवल शिप जो आपका है INS डैश, IRS डैश इसलिए बता रहा हूं क्योंकि नाम अभी आपको नहीं बता रहा हूं,
यहां पर थर्ड ट्रिप इसने करी है ऑपरेशन समुद्र सेतु सेकंड के अंदर, जिसके थ्रू ऑक्सीजन एक्सप्रेस के साथ साथ इसके द्वारा यहां पर मेडिकल सप्लाईज जो है वो प्रोवाइड करी गई है। कुवैत और सऊदी अरेबिया से ये जो सप्लाई और यहाँ कहीं कंसाइनमेंट्स है वो लाए गए हैं। तो कौन सा है ये इंडियन नेवल शिप, कौन सा है ये? यस, सो करेक्ट आंसर इज आईएनएस तरकश जो है इसने अपनी थर्ड ट्रिप के अंदर जो समुद्र सेतु द सेकंड पूरा ऑपरेशन चल रहा है उसके अंतर्गत कुवैत और सऊदी अरेबिया से जो ऑक्सीजन है वो यहां पर वो लेकर आए। इन कॉन्टिन्यूएशन ऑफ ऑक्सीजन सॉलिडारिटी ब्रिज टू सपोर्ट इंडियाज फाइट अगेंस्ट द कोविड, इंडियन नेवल शिप have been playing crucial role in the transshipment of oxygen and other medical supplies। के लिए हम जो अपनी नेवी है और जो शिप्स है उनका भी इस्तेमाल कर रहे हैं ताकि देश के अंदर जो भी मेडिकल सप्लाईज की या ऑक्सीजन की कमी है उसको पूरा किया जा सके। चलिए यहां से आगे बढ़ते हुए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 6 के ऊपर। उससे पहले जो 100-200 डेज की सीरीज है आप इसमें एनरोल करा लीजिएगा। मिशन यूपीएससी 2022 इज ऑल्सो अवेलेबल, जो कि 500 डेज का कोर्स है। इसमें आपको एनसीईआरटी से लेकर जो आपकी स्टैंडर्ड बुक्स होती हैं वो कंप्लीट कराई जाती है और डेली बेसिस पे आपको जो वीडियो असाइनमेंट्स होते हैं वो यहाँ पर प्रोवाइड किए जाते हैं अलोंग विद द एमसीक्यूज प्रैक्टिस और आंसर राइटिंग प्रैक्टिस। तो आपकी जब यूपीएससी एग्जाम से पहले जो भी आपके पास टाइम अवेलेबल होता है उसमें आप डेली 2 से 3 घंटे देते हैं, उसके बाद आप अपनी सेल्फ स्टडी भी कर सकते हैं। तो उसके साथ साथ सेल्फ स्टडी के साथ साथ जब आप ये कोर्स करते हैं तो आपकी तैयारी और भी बेहतर तरीके से हो जाती है। चलिए चलते हैं यहां से आगे बढ़ते हुए नेक्स्ट क्वेश्चन को देख लेते हैं, विच इज क्वेश्चन नंबर 6, जो कि कह रहा है 3 स्टेटमेंट देके कि बताइए कौन सी स्टेटमेंट आपकी करेक्ट है, कौन सा कथन आपका सही है। इकोसोक इज वन ऑफ द 6 ऑर्गन्स ऑफ द यूनाइटेड नेशन। इकोसोक जो है ये यूनाइटेड नेशन के 6 ऑर्गन में से एक ऑर्गन है। इट हैज 54 मेंबर्स इन टोटल विद एशिया हैविंग हाईएस्ट सीट्स इन द काउंसिल। इसमें क्या है 54 मेंबर है, 54 मेंबर्स और सबसे ज्यादा सीट्स जो है वो किसकी है, वो यहाँ पर एशिया की है। ये भी पॉसिबल है। देन मेंबर्स आर इलेक्टेड फॉर अ 3-year टर्म। जो मेंबर्स इलेक्ट किए जाते हैं यहाँ पे 3 साल के लिए किए जाते हैं। सोचिए इकोसोक के बारे में कल भी डिस्कशन हुआ था हमने जब हिंदू एनालिसिस पढ़ा था। इंडिया को इलेक्ट किया गया है बेसिकली 2022 से 24 के सेशन के लिए। 2022 से 24 का जो सेशन होने वाला है बेसिकली इस कार्यकाल के लिए इकोसोक के अंदर इंडिया को अभी चुना गया है। एंड दैट्स व्हाई ये न्यूज थी, हिंदू के अंदर भी मेंशन किया गया था और ये भी बताया गया था कि जो इकोसोक है दैट इज एन इंटीग्रल पार्ट ऑफ यूएन। यूएन का एक मेजर ऑर्गन माना जाता है आउट ऑफ 6 ऑर्गन्स में से। तो पहली जो स्टेटमेंट है वो बिल्कुल ठीक हो जाती है। क्या इसके अंदर 54 मेंबर्स होते हैं? बिल्कुल ठीक है। अगर यहां तक स्टेटमेंट होती तो ठीक होती, लेकिन इसके अंदर अलग अलग रीजन, एशिया रीजन अलग है, आपका सेंट्रल अमेरिकन रीजन अलग है, ईस्ट यूरोपियन रीजन अलग है, वेस्ट यूरोपियन रीजन अलग है। तो अलग अलग जगह से अलग अलग रिप्रेजेंटेशन होती है और इसके अंदर सबसे बड़ी जो रिप्रेजेंटेशन है वो यहाँ पे एशिया से नहीं है। ये चीज ध्यान रखिएगा, ठीक है। यहाँ पे सबसे ज्यादा सीट्स जो है वो अफ्रीका को दिए, अफ्रीका को 14 सीट्स दिए, एशिया के पास 11 सीट्स है। ये ध्यान रखिएगा 11 आपने एशिया को दिए, 6 ईस्टर्न यूरोपियन स्टेट्स को दिए, 10 लैटिन अमेरिका को दिए और 13 सीट्स जो है वो वेस्टर्न यूरोपियन कंट्रीज को दिए, ठीक है। तो ध्यान रखिएगा ये चीजें, कुछ इंपॉर्टेंट चीजें के बारे में पढ़ा। फर्स्ट करेक्ट है, सेकंड इनकरेक्ट है, तो बाय डिफॉल्ट अगर सेकंड इनकरेक्ट होती आपकी बी और सी डी को आप एलिमिनेट कर जाते और आंसर बाय डिफॉल्ट आपका ए हो जाता। मतलब तीसरी स्टेटमेंट जो है वो आपकी बाय डिफॉल्ट करेक्ट हो जाएगी। इसके बारे में नॉलेज नहीं भी होगी आपको तो भी आप एलिमिनेशन मेथड को यूज करते हुए इसको करेक्ट मार्क कर देंगे क्योंकि ऑप्शन ही इस तरीके से सेट किए गए हैं। तो यहाँ पे यस, यहाँ पे जो कार्यकाल होता है, टेन्योर जो होता है वो 3 साल का होता है। इससे आगे बढ़ते हुए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका वैसे साइंस एंड टेक्नोलॉजी सेक्शन से ये बेसिक क्वेश्चन आपका पूछा गया, पीआईबी के अंदर ये न्यूज आपकी मेंशन करी गई थी, वहीं से बनाया गया है। तो यहाँ पे सोलर एक्लिप्स को लेकर पूछा कि बताइए कौन सी स्टेटमेंट ठीक है। पार्शियल के अंदर क्या होता है, फुल अलाइनमेंट बट स्टिल पार्ट ऑफ द सन इज विजिबल। तो जो आपका पार्शियल एक्लिप्स होता है उसमें फुल अलाइनमेंट तो होता है लेकिन पार्ट ऑफ द सन स्टिल विजिबल होता है, पॉसिबल है ये। सेकंड, एनुलर के अंदर क्या होता है, व्हेन द सन अपीयर्स एज अ रिंग अराउंड द मून, जिसमें क्या होता है मून जो है उसके चारों तरफ आपको बेसिकली क्या होता है, प्रकाश दिख रहा होता है, ठीक है। सो लाइट जो होती है वो विजिबल होती है, ये भी हो सकता है। टोटल के अंदर क्या होता है, व्हेन द मून कंप्लीटली ब्लॉक्स द सोलर डिस्क, तो यहाँ पे मून क्या करता है, सन को पूरी तरीके से कवर अप कर लेता है और कोई भी लाइट यहाँ पे नहीं दिखाई देती। सोचिए इसके बारे में, फिर करते हैं डिस्कशन, क्योंकि अभी क्या हुआ है, सोलर एक्लिप्स 2021 जो है अभी जून 10 की आपकी ये न्यूज है। ऑन जून 10 नासा हैज पब्लिश एन इंटरैक्टिव मैप। तो नासा यहाँ पे एक इंटरैक्टिव मैप को लॉन्च कर रहा है which shows the path of the 2021 solar eclipse across the earth surface। तो ये पाथ जो होगा सोलर एक्लिप्स का वो दिखाने वाला है। सोलर एक्लिप्स के बारे में यहाँ पर काफी सारी इंफॉर्मेशन को रिवील किया जाएगा। इंडिया के अंदर किस तरीके से विजिबल हुआ है और इंडिया के अंदर वैसे भी लद्दाख और अरुणाचल प्रदेश में ये विजिबल था, तो उसके बारे में भी इंफॉर्मेशन यहाँ पर रखी गई है। सोचिए इसके बारे में क्या आंसर होगा, फिर करते हैं डिस्कशन। चलिए क्या इसके अंदर
मून पूरी तरीके से, पार्शियल की बात करें अलाइन करते हैं, देखिए नाम में ही पार्शियल है, मैं आपको तीनों यहाँ पे एक बार दिखा देता हूँ स्क्रीन के ऊपर। सो दिस इज पार्शियल। यहाँ पे क्या अलाइनमेंट फुल है? नहीं, देखिए अलाइनमेंट फुल नहीं है, यहाँ पर अलाइनमेंट फुल है लेकिन फिर भी रिंग एक दिखाई दे रहा है, बिकॉज यहाँ पे सन और जो आपका मून है उसके बीच का जो डिस्टेंस होता है वो भी मैटर करता है, और यहाँ पर भी अलाइनमेंट पूरा है, लेकिन यहाँ पर जो लाइट है चारों तरफ वो भी नहीं दिखाई दे रही। इस लाइट को क्या कहा जाता है? मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। ठीक है, चलिए आते हैं क्वेश्चन के ऊपर वापस। तो यहाँ पे पार्शियल की बात करें तो इसमें फुल अलाइनमेंट नहीं होता है। ठीक है, पार्ट ऑफ द सन विजिबल होता है, बिल्कुल ठीक है। फर्स्ट जो आपका स्टेटमेंट है उसका सेकंड पार्ट तो ठीक है, लेकिन फर्स्ट पार्ट ठीक नहीं है, तो पहली जो स्टेटमेंट है वो इनकरेक्ट हो जाती है। सेकंड, एनुलर व्हेन द सन अपीयर्स एज अ रिंग अराउंड द मून, ये मैंने अभी आपको दिखाया कि यस एनुलर में यही रिंग के तौर पे दिखाई देता है, और टोटल के अंदर वो आपको रिंग भी नहीं दिखाई देती है। ठीक है, तो आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पर? पहली स्टेटमेंट आपकी इनकरेक्ट है, लेकिन सेकंड और थर्ड स्टेटमेंट आपकी करेक्ट हो जाती है। इससे आगे बढ़ते हुए चलते हैं एड्रियाटिक सी, आपका एक मैप रिलेटेड क्वेश्चन देख लेते हैं। एड्रियाटिक सी किस किस को बॉर्डर करता है? क्या इटली को बॉर्डर करता है, बोस्निया को करता है, रोमेनिया को करता है? सोच के बताएं। द हिंदू के अंदर बेसिकली एक इंटरनेशनल सेक्शन के अंदर न्यूज थी जिसमें कहा है जजेस अपहोल्ड कन्विक्शन ऑफ सर्ब मिलिट्री चीफ, और इसको लेकर न्यूज थी, और यहां पर इन कंट्रीज का भी जिक्र किया गया था, क्योंकि देखिए किसी दूसरी कंट्री में अगर क्या हो रहा है, वहां के जजेस क्या कह रहे हैं, वो चीजें हमारे एग्जाम के लिए उतनी ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है अनलेस कि उसमें इंडिया इन्वॉल्व ना हो। ठीक है, लेकिन उनकी लोकेशन जो है वो हमारे लिए इंपॉर्टेंट हो जाती है। सोच के बताएं क्या होगा। टाइम मैंने स्टार्ट कर दिया, सोचिए, बताइए क्या होगा। तो यूएन के जजेस, मैं आपको न्यूज बता देता हूं, आप सोचिए इतना। यूएन के जजेस जो है उन्होंने रैटको म्लाडिक की जो अपील है अगेंस्ट द कन्विक्शन, उसको यहां पर रूलिंग देनी है, नोन एज द बुचर ऑफ बोस्निया। उन्हें बोस्निया का बुचर भी कहा जाता है, और कहा गया था कि जो मैसेकर है 1995 का, उसके लिए वो रिस्पॉन्सिबल है। तो यहां पर 1995 में जो आपका सर्ब्रेनिका मैसेकर था उसके लिए उसको जाना जाता है, और 2017 में उसको लाइफ इंप्रिजनमेंट भी दी गई थी। अभी उसकी जो अपील है उसके ऊपर सुनवाई एक करनी है, इसी वजह से ये न्यूज थी। अब हम बात करते हैं, एक बार देख लेते हैं एड्रियाटिक सी किस किस कंट्री को बॉर्डर करता है। क्या इटली को करता है, बोस्निया को करता है, रोमेनिया को करता है? मैप के ऊपर देख लेते हैं। चलिए, सो दिस इज द मैप। यहाँ पर देखिए तो ये बोस्निया आपका है, और यहाँ पर आपका इटली भी आपको दिखाई दे रहा है, राइट। और बाकी सारी कंट्री, सर्बिया पीछे है, अल्बेनिया यहाँ पे टच हो रहा है, और मोंटेनीग्रो भी आपको दिखाई दे रहा होगा, लेकिन क्या अवेलेबल नहीं है यहाँ पर? रोमेनिया अवेलेबल नहीं है। तो यहाँ पे आंसर क्या हो जाएगा आपका? इटली और बोस्निया आपको दिखाई दे रहा था, लेकिन रोमेनिया आपको दिखाई नहीं दे रहा, तो आंसर विल बी सी, यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए यहां से आगे बढ़ते हुए चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 के ऊपर पूछ रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टैंड्स करेक्ट। तीन स्टेटमेंट देखिए पूछ रहा है कौन सा करेक्ट है। असम, मेघालय, नागालैंड आर सम ऑफ द स्टेट्स हैविंग स्पेशल ऑटोनोमस डिस्ट्रिक्ट्स इन इट। तो इन तीनों राज्यों के अंदर स्पेशल ऑटोनोमस डिस्ट्रिक्ट्स हैं, हो सकता है। टू अप्लाई एनी सेंट्रल और स्टेट लॉ द प्रायर असेंट ऑफ द प्रेसिडेंट इज मस्ट इन ऑल दिस डिस्ट्रिक्ट। तो इसके अंदर प्रेसिडेंट की असेंट चाहिए होती है कोई भी, यहाँ पर अगर हमें अपना सेंट्रल का लॉ लगाना है तो। ऑटोनोमस रीजन्स विद इन द डिस्ट्रिक्ट मींस मल्टीप्लिसिटी ऑफ ट्राइब्स रिसाइडिंग देयर। तो ऑटोनोमस रीजन का मतलब ये होता है कि यहाँ पर क्या है, इसमें इन डिस्ट्रिक्ट्स के अंदर क्या है कि मल्टीप्लिसिटी, काफी सारी ट्राइब्स, मल्टीपल ट्राइब्स जो है वो यहाँ पर रह रही है। सोचिए इसके बारे में क्या आंसर होगा, फिर डिस्कशन करते हैं इसको लेकर। द हिंदू के अंदर एक आर्टिकल दिया था जिसकी वजह से हमने इसके ऊपर एक क्वेश्चन जो है वो बनाया। चलिए मैं आपका टाइम स्टार्ट कर देता हूँ। आप सोचिए यहाँ पर बेसिकली क्या था, एक डिमांड करी गई थी रेंगमा नागास के द्वारा कि ऑटोनोमस डिस्ट्रिक्ट काउंसिल जो है वो उनके एरिया के अंदर प्रोवाइड करी जा सके। तो वो पूरा न्यूज में था, और इन्होंने यहाँ पर जो होम मिनिस्ट्री है अमित शाह, उनको यहाँ पर कहा था, ये रिक्वेस्ट करी थी कि ये काउंसिल उनके वहां पर भी क्रिएट करनी चाहिए। अब देख लेते हैं क्वेश्चन को। तो जहां पे जो आपका 6 शेड्यूल है, 6 शेड्यूल के अंदर जो आपके राज्य आते हैं, जो AMTM आपके राज्य आते हैं, 4 राज्य हैं, असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम, इन्हीं के अंदर ही आपको क्या मिलेंगे, स्पेशल ऑटोनोमस डिस्ट्रिक्ट्स मिलेंगे। और यहां पर सेंटर का जो लॉ होता है, स्टेट का लॉ जो होता है, इसके अंदर वो अप्लाई करने से पहले प्रेसिडेंट और गवर्नर एज द केस में भी उनकी यहां पर परमिशन की जरूरत होती है। तो यहां पे अब हम स्टेटमेंट पे आते हैं। तो असम, मेघालय, नागालैंड नहीं था, नागालैंड यहाँ पे तो अभी कुछ जगहों पे तो डिमांड करी जा रही है। AMTM ध्यान रखिएगा, जो राज्य 6 शेड्यूल के अंदर आते हैं। सेकंड स्टेटमेंट में लिखा है कि टू अप्लाई एनी सेंट्रल लॉ, स्टेट लॉ, प्रायर असेंट ऑफ प्रेसिडेंट इज मस्ट इन ऑल दीज डिस्ट्रिक्ट। नहीं, सभी के अंदर नहीं, प्रेसिडेंट की कुछ जगह पर गवर्नर की, डिपेंड्स की कहां पर प्रेसिडेंट का जो पावर है वो प्रेसिडेंट को दिए और कहां पर पावर जो है वो गवर्नर को दिए, उसके हिसाब से यहाँ पर लॉ को फॉलो किया जाता है। ठीक है, और ये भी ध्यान रखिएगा कि हम सेंट्रल लॉ को अप्लाई करने की बात कर रहे हैं या फिर स्टेट लॉ को अप्लाई करने की बात कर रहे हैं। थर्ड स्टेटमेंट को देखिए तो यस, ये स्टेटमेंट आपकी ठीक हो जाती है। ऑटोनोमस रीजन विद इन द डिस्ट्रिक्ट मींस मल्टीप्लिसिटी ऑफ ट्राइब्स। तीसरी स्टेटमेंट ठीक हो जाएगी, तो आंसर क्या हो जाएगा आपका
सी विल बी द करेक्ट आंसर, क्योंकि पहली जो दो स्टेटमेंट्स है वो आपकी इनकरेक्ट हो जाती है। और यहाँ पे जो रेंगमा नागाज हैं उन्होंने ऑटोनोमस डिस्ट्रिक्ट काउंसिल को डिमांड किया है, इसी वजह से एक न्यूज थी और इसके ऊपर क्वेश्चन बनाया गया। आज के लास्ट क्वेश्चन पे चलते हैं जो कि वन नेशन वन राशन कार्ड को लेकर है। पूछा गया वन नेशन वन राशन कार्ड को लेकर बताइए तीन स्टेटमेंट में से इसको कंसीडर करके कौन सी स्टेटमेंट आपकी करेक्ट है। आधार सीडिंग विद राशन कार्ड इज मैंडेटरी अंडर दिस, हो सकता है, तो आधार सीडिंग इसके अंदर कंपलसरी करिए। सेकंड, द एफपीएस फेयर प्राइस शॉप अंडर द वुड यूज ईपीओएस मशीन्स फॉर डिस्पर्सल ऑफ फूड ग्रेन्स। तो यहाँ पे ईपीओएस मशीन्स जो होंगी, जो आपकी इलेक्ट्रॉनिक पॉइंट ऑफ सेल मशीन्स हैं, उनको यहाँ पर यूज किया जाएगा फेयर प्राइस शॉप्स के अंदर, हो सकता है। फूड ग्रेन्स डिस्ट्रीब्यूशन थ्रू ईपीओएस विल बी ट्रैक्ड बाय आईएमपीडीएस पोर्टल। तो यहाँ पे जो भी फूड ग्रेन डिस्ट्रीब्यूट किया जाएगा ईपीओएस के थ्रू, उसको यहाँ पे ट्रैक करने के लिए आईएमपीडीएस पोर्टल का इस्तेमाल किया जाएगा। सोचिए द हिंदू के अंदर वंस अगेन आर्टिकल था 10 लाख माइग्रेंट्स इन दिल्ली विल बेनिफिट इफ ONORC इज इंप्लीमेंटेड एज अ फूड सेक्रेटरी के द्वारा कहा गया है कि वन नेशन वन राशन कार्ड को अगर इंप्लीमेंट किया जाता है तो 10 लाख माइग्रेंट्स जो दिल्ली के अंदर ही हैं उनको यहाँ पे फायदा होगा। अगर पूरे देश की बात करें तो नंबर बहुत बड़ा होने वाला है। चलिए आते हैं अपनी स्टेटमेंट्स के ऊपर, डिस्कशन करते हैं। तो आधार सीडिंग विद राशन कार्ड जो है उसे मैंडेटरी बना दिया गया है, तो पहली जो स्टेटमेंट है वो बिल्कुल ठीक हो जाती है। साथ ही साथ एफपीएस जो कि इसके अंदर होगा फेयर प्राइस शॉप्स होंगी, वो ईपीओएस मशीन्स मतलब इलेक्ट्रॉनिक पॉइंट ऑफ सेल मशीन्स जो है उसको यूज करेंगी यहाँ पर फूड के डिस्ट्रीब्यूशन के लिए। तो सेकंड स्टेटमेंट भी आपकी ठीक हो जाती है। फूड ग्रेन डिस्ट्रीब्यूशन थ्रू ईपीओएस विल बी ट्रैक्ड बाय अन्न वितरण पोर्टल, ठीक है, अन्न वितरण पोर्टल। तो इसके लिए एक पोर्टल भी बनाया गया ताकि ट्रैक जो है वो भी किया जा सके इसको। इसके अंदर जो फूड ग्रेन डिस्ट्रीब्यूट किए जा रहे हैं उसको ट्रैकिंग का भी मैकेनिज्म बनाया गया है, बट इट इज नॉट डन बाय आईएमपीडीएस, इट इज डन बाय अन्न वितरण पोर्टल। आईएमपीडीएस पोर्टल जो है आपका दैट वुड प्रोवाइड द प्लेटफॉर्म फॉर राशन कार्ड पोर्टेबिलिटी। ये राशन कार्ड पोर्टेबिलिटी के लिए, ट्रैकिंग के लिए नहीं है। तो आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पर आपका, पहली जो दो स्टेटमेंट्स है वो आपकी ठीक है और देयरफॉर आंसर विल बी सी। चलिए तो यहां पर हमने पूरे जो 10 क्वेश्चन से डिस्कस कर लिए, 2 मिनट के अंदर इसे एक्टिवली रिवाइज करेंगे। एक्टिव रिवीजन का मतलब यही है कि आप लोग आंसर करने वाले हैं और फिर आज के टॉपर्स जो हैं उनको हम देखेंगे। ग्लोबल इकोनॉमिक प्रोस्पेक्ट रिपोर्ट के बारे में मैंने आपको बताया, कौन लेकर आया जल्दी से बताएं मुझे, जहां पर 5.4% से हमें रिवाइज करके 8.3% किया गया है और ये लेकर आया गया है वर्ल्ड बैंक के द्वारा। देन हमने नेक्स्ट डिस्कशन किया था मैंगो की वैरायटीज को लेके, तो हमने जर्दालू देखा था। जर्दालू कहां से, यस इट इज फ्रॉम बिहार। और लक्ष्मण भोग कहां से, वेस्ट बंगाल। और वेस्ट बंगाल से एक और भी मैंने आपको बताया था, उसका नाम ध्यान करके मुझे बताइएगा कमेंट सेक्शन के अंदर। 16 वैरायटीज को अभी हम बहरीन को एक्सपोर्ट कर रहे हैं, तो काफी बड़ी मात्रा में और काफी सारी वैरायटीज बहरीन के अंदर एक्सपोर्ट करी जा रही है। ऑपरेशन पेंजिया 14 किसका है, इंटरपोल का है। किस चीज के लिए जल्दी से बताएं, यस जो ऑनलाइन लिंक है जहां पे इलीगल मेडिकल ट्रेड किया जाता है उसको काउंटर करने के लिए इसको लेकर आया गया है, तो ध्यान रखिएगा ऑपरेशन पेंजिया 2008 में पहली बार इसको लेकर आया गया था। देन हमने नेक्स्ट डिस्कशन किया द टर्म इंटरनेट टेलीफोनी, ये न्यूज में थी क्योंकि अब नए फोन्स जो आएंगे काई ओएस आपके फीचर्स के साथ आएंगे, उस ऑपरेटिंग सिस्टम के साथ आएंगे जिसके थ्रू फोन जो है उसमें इस तरीके की सर्विसेज को भी यूज किया जा सकेगा। मतलब वॉइस ओवर इंटरनेट प्रोटोकॉल जो व्हाट्सएप के अंदर कॉलिंग का फीचर होता है उसको यहाँ पर इस्तेमाल किया जा सकेगा, ठीक है। ओल्ड सिस्टम और न्यू सिस्टम में क्या डिफरेंस है वो भी मैंने आपको बता दिया। देन हमने देखा था दिस इज अ तलवार क्लास फ्रिगेट, और कौन सी तलवार क्लास फ्रिगेट थी ये बताइए। दिस इज अ तलवार क्लास, क्या हम आईएनएस तलवार की बात कर रहे थे, आईएनएस तबार की बात कर रहे थे, तरकश की बात कर रहे थे। तो यहाँ पे आईएनएस तरकश जो है उसने मेडिकल ऑक्सीजन को लाने में काफी इंपॉर्टेंट रोल अपना यहाँ पर निभाया है और साथ ही साथ मेडिकल जो सप्लाईज है वो भी हमें लाकर दी है। चलिए इसके बाद डिस्कशन हुआ था हमारा क्वेश्चन नंबर 6 को लेके। क्वेश्चन नंबर 6 में इकोसोक के बारे में बताया था। जल्दी से बताएं सबसे बड़ा रिप्रेजेंटेशन किसका है यहाँ पर, एशिया का तो बड़ा नहीं था क्योंकि 11 यहाँ पे कंट्रीज को रिप्रेजेंटेशन मिलता है। और मैंने आपको कल ये पढ़ाया भी था कि इंडिया के साथ साथ जो अभी अध्यक्षता 2022-24 का टेन्योर तो हमें मिल गया, लेकिन इंडिया के साथ साथ अफगानिस्तान, कजाकिस्तान, ओमान को भी यहाँ पर रिप्रेजेंटेशन करने का मौका मिला है। 6 इंपॉर्टेंट यूनाइटेड नेशन के ऑर्गन में से इकोसोक एक है, ये ध्यान रखिएगा, और 3 साल का यहाँ पर कार्यकाल भी रहता है, ठीक है। हाईएस्ट रिप्रेजेंटेशन अफ्रीका से है। देन हमारा डिस्कशन इससे आगे बढ़ते हुए क्वेश्चन नंबर 7 को लेकर हुआ था जहां पे सोलर एक्लिप्स के बारे में बात करी थी। सोलर एक्लिप्स में आप मुझे बताएंगे कि ये जो बाहर वाला रीजन, जो लाइट वाला रीजन होता है, ये क्या होता है, एनुलर के अंदर क्या होता है ये मैं आपको बता देता हूं, और दूसरे टोटल के अंदर क्या होता है वो भी। वैसे तो यहाँ पे इमेज देखकर ही आपको पता चल रहा होगा, पार्शियल में आपका पार्शियल जो सन है वो हाइड होता है, लेकिन एन्युलर के अंदर ये जो लाइट रिंग है इसको क्या कहते हैं ये बताइएगा। एक और टर्म यूज करी जाती है उम्ब्रा, उम्ब्रा किसे कहते हैं ये भी मुझे चाहे तो कमेंट सेक्शन के अंदर बता सकते हैं। ये सभी चीजें आपकी एनसीईआरटी में दी हैं और हमने ऑलरेडी ये 100-200 डेज के कोर्स के अंदर डिस्कस करनी भी है ज्योग्राफी सेक्शन के अंदर, ठीक है। तो टोटल के अंदर क्या होता है आपको लाइट नहीं शो होती है, एनुलर के अंदर क्या होता है आपको लाइट जो एक रिंग होती है वो बनती है, और पार्शियल के अंदर पार्शियल
यहाँ पर सन को हाइड किया जाता है। एड्रियाटिक सी किससे टच करता है, मैंने आपको यहाँ पर इमेजेस जो थी वो भी दिखाई थी, जिसमें इटली और बोस्निया को टच कर रहा था, रोमेनिया को ये टच नहीं कर रहा था, ध्यान रखिएगा। दिस वाज द इमेज जो मैंने आपको दिखाई थी, और मैप को भी हम यहाँ पर इस तरीके से कवर कर रहे हैं। देन वी डिस्कस्ड अबाउट वेरियस स्टेट्स। यहाँ पे मैंने आपको बताया था एक पर्टिकुलर शेड्यूल के अंदर जो स्टेट्स आते हैं वो यहाँ पर शामिल होते हैं, किस चीज के अंदर, ऑटोनोमस डिस्ट्रिक्ट को लेकर। और यहाँ पे क्राइटेरिया जो था वो भी मैंने आपको बताया था। तो यहाँ पे 6 शेड्यूल के अंदर कौन कौन से, AMTM याद रखिएगा यहाँ पर, और यहाँ पर मल्टीपल ट्राइब्स जो वो भी रहते हैं, ये भी एक क्राइटेरिया इसके अंदर दिया गया है। लास्ट में जो डिस्कशन हमारा हुआ है वो हुआ था वन नेशन वन राशन कार्ड को लेकर। तो वन नेशन वन राशन कार्ड को लेकर मैंने आपको कुछ इंपॉर्टेंट चीजें बताई थी, रिकॉल करने की कोशिश करें जल्दी से। तो यहाँ पे आधार सीडिंग की बात करी गई थी, यस ये होना है। EPOS मशीन जो है इसके थ्रू डिस्ट्रीब्यूशन होगा, तो बिल्कुल ठीक है, इसके थ्रू डिस्ट्रीब्यूशन होगा। लेकिन ट्रैकिंग किसके थ्रू करी जाएगी, देखिए ट्रैकिंग करी जाएगी यहाँ पर एक पर्टिकुलर प्लेटफॉर्म के थ्रू, जिसको क्या नाम दिया गया, यहाँ पे सोचिए जल्दी से बताएं। यस बिल्कुल ठीक है, अन्न वितरण पोर्टल। और IMPDS जो होगा ये सिर्फ पोर्टेबिलिटी के अंदर यूज किया जाएगा। चलिए, तो रिवीजन भी हमारी यहाँ पे कंप्लीट होती है। जल्दी से यहाँ पर एक बार जो प्रीलिम्स का क्वेश्चन है वो मैं आपको दिखा देता हूं। चलिए बताइए कि IMPDS, अभी हमने पढ़ा था IMPDS क्या है। बिल्कुल मैंने अभी आपको इसके बारे में बताया था, ये एक पर्टिकुलर काम के लिए बनाया गया, सोच के बताइएगा। अगर नहीं तो दोबारा से जाके उस पर्टिकुलर पोर्शन में जहां पर लेक्चर में मैंने ये बताया था बताइएगा, और नीचे कमेंट सेक्शन में आप आंसर कर दीजिएगा यूट्यूब के अंदर। जो मेंस का क्वेश्चन है वो आपको हिंदू एनालिसिस में मिलेगा, इंटरव्यू का क्वेश्चन भी आपको वहां पर प्रोवाइड किया जाएगा। और दिस इज द सेकंड चैनल जहां पर आप हिंदू एनालिसिस को देख सकते हैं। आप जल्दी से अपने मार्क्स मुझे कमेंट सेक्शन में लिखकर बताएं कितना कितना आपने स्कोर किया है, बिकॉज व्हेन यू राइट योर मार्क्स और फ्यूचर के अंदर जब आप देखेंगे आपका स्कोर इंप्रूव होता हुआ वो काफी बेहतर रहता है। तो यहाँ पे मार्क्स अपने जरूर लिखिएगा, 10 में से आपने कितने क्वेश्चन ठीक किए और कितना आपने यहाँ पर स्कोर किए। तो 6 अच्छे से ज्यादा किया, ऑफकोर्स यू आर इन द सेफ जोन, लेस देन 6 किया तो यहाँ पे दोबारा से रिवाइज कर लीजिएगा। PDF आपको टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगी। प्लीज डू लाइक एंड शेयर द वीडियो। थैंक्स फॉर वॉचिंग, हैव अ नाइस डे, आई विल सी यू टुमारो, टेक केयर।